कि आपकी प्रोफाइल में एक और बड़ा नाम जुड़ा है, वो है बुर्ज खलीफा का। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना मतलब इट वाज लाइक अ पनिशमेंट टू मी। ये कॉलेज जा रहा हूँ मैं या जेल जा रहा हूँ। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री में या कौन सी इंडस्ट्री आगे चल के बूम होने वाली है जहाँ पे इंजीनियर्स को अच्छी पैकेज, अच्छी सैलरी मिल सकती है? 2010 एकदम हॉट सब्जेक्ट था, जैसे आज भी है इसे। और फिर दिमाग में आने लगा कि मैं भी क्यों ना वो प्लान शुरू करूँ। कैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए? जब हम वापस किताब की तरफ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज नासिक की फ्लाई ऐश बुर्ज खलीफा में यूज हुई है। वो कैसे लोग होते हैं, मतलब वहाँ तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लोगों को मिलता कैसे है? सिखाने वाले लेक्चरर्स थे, उन्होंने भी शायद कभी रियल साइट के ऊपर काम नहीं किया था। हमारे देश की वो रियलिटी, हम पढ़ते क्यों है? डिग्री सर्टिफिकेट लेने के लिए। तुम्हारे देश की जमीन जो कभी उपजाऊ हुआ करती थी, आज वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही है। एक माँ के सपने को पूरा करने के लिए दूसरी माँ को खत्म किया जा रहा है। हमारे देश में कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अच्छी बात भी है, लेकिन उसी के साथ रेड ब्रिक्स की मांग भी बढ़ रही है। इसके लिए जो कीमत हमारी धरती माँ चुका रही है, क्या इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल है, बस इसको लेके कोई भी अवेयरनेस नहीं है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यू टेक्नोलॉजी से बनने वाले ब्रिक AAC ब्लॉक्स। ये सिर्फ रेड ब्रिक्स का अल्टरनेटिव नहीं है, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और इस पूरे टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए आज हमने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है मिस्टर मुकुंद जोशी जी को, जो कि ना सिर्फ इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, बल्कि इन्होंने पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री के हर एक पहलू को बिल्ड किया है और साथ ही एक सक्सेसफुल अपना बिजनेस भी बनाया है AC ब्लॉक पे। और इस पॉडकास्ट में स्पेशली हमने सर को इनवाइट किया है से हम ये जान सकें कि कैसे अल्टरनेटिव है ये रेड ब्रिक्स का, साथ ही साथ कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है इस इंडस्ट्री में, क्या ग्रोथ करेगा इंडस्ट्री, और कैसे एक आम आदमी इस AAC ब्लॉक को यूज कर सकता है अपना घर बनाते समय। साथ ही एक सिविल इंजीनियर AAC ब्लॉक के साथ कैसे अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता है और किस तरीके से ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में AAC ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे जोर शोर के साथ आज का पॉडकास्ट मुकुंद जोशी जी के साथ। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमको समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन हमारे इंजीनियर्स को वो इनसाइट्स देगा जो आपके इतने लंबे समय करियर का वो पार्ट है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका करियर का स्टार्टिंग कैसा हुआ फ्रॉम द इनिशियल लेवल, कि पहला दिन जब कॉलेज का प्रैक्टिकल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, उसके बाद आपने कैसे इस इंडस्ट्री में आए? पहले तो मैं थैंक यू सो मच टू सिविल गुरुजी, पुष्पेंद्र जी, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपने। सारे सिविल इंजीनियर्स के बारे में मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वो सारा जर्नी मैं कर चुका हूँ पिछले 32 ईयर्स। और आपने जो पूछा कि कॉलेज के समय वो प्रैक्टिकल चल रहे थे, कैसे लगा आपको, तो मैं बताऊं, मैं एकदम लास्ट बेंचर स्टूडेंट था। और सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना मतलब इट वाज लाइक अ पनिशमेंट टू मी। कि कॉलेज जा रहा हूं मैं या जेल जा रहा हूं, समझ नहीं रहा था। रीजन ये था कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो सिखाने वाले लेक्चरर्स थे, उन्होंने भी शायद कभी रियल साइट के ऊपर काम नहीं किया था। सिविल इंजीनियरिंग क्या है पता नहीं था। हम बस एग्जाम पास करने के लिए जाते थे, एग्जाम पेपर लिखते थे, कभी कभी एटीकेटी भी खाते थे, दोबारा जाके एग्जाम देते थे। तो आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एट ऑल। और द होल जर्नी वॉज, मैं ये नहीं कहूंगा पेनफुल था सीखने का, बट इट वॉज नॉट अ ग्रेट जर्नी। लेकिन जैसे ही नौकरी लगी, जॉब के ऊपर गया, और आई वॉज फोर्स। अच्छा, जितने भी मेरे दोस्त हैं आज क्वालिटी कंट्रोल में, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें जानने के लिए या जॉब के ऊपर काम करने के लिए वो किताब खोलनी पड़ती है वापस जाके। मुझे भी वो करना पड़ा। साल था 1992-93। तो वो किताब जो हमने कॉलेज में पढ़ा है, वही सेम किताब। और जब मैंने जॉब के लिए वो किताब खोला तो इतना वो फैसिनेटिंग था, इतना इंटरेस्टिंग था वो चीज को सीखना। क्यों? क्योंकि वो चीज मैं भी रोज कर रहा था साइट के ऊपर जाके। मैं लैब में वो क्यूब टेस्ट कर रहा था, कंक्रीट मिक्स डिजाइन बना रहा था। तो एक थियोरेटिकल नॉलेज वो बचा नहीं। जो एक डिफरेंस है शायद हमारे देश में और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में, कि इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है, और वो जो एक गैप है मुझे आज लगता है कहीं ना कहीं सिविल गुरुजी फिलअप कर रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो जब आप जॉब में ज्वाइन किए और वो आपके जो सीनियर्स के द्वारा फोर्स किया गया कि भाई फिर से जाके पढ़, तो वो कंक्रीट से एडवांस कंक्रीट और अब एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वो जर्नी कैसे शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक आप पहुंचे सर?
एक एक चीज़ हम डिटेल में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे सारे व्यूअर आज फेस कर रहे हैं, कुछ फ्रेशर हैं, कुछ कॉलेज में हैं, कुछ परफॉर्म कर रहे हैं जॉब या कुछ बिजनेस कर रहे होंगे, तो उनको जानना है आपसे कि कैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए। जब हम वापस किताब की तरफ जाते हैं तो किताब में कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो सिर्फ उतना पढ़ो और एक एक दिन निकाल लो जॉब के ऊपर। लेकिन अगर आपका माइंड थोड़ा इंक्विजिटिव है, आपको और थोड़ा क्यूरियोसिटी है माइंड में, तो आप और फिर पढ़ना लगोगे जो कि आपके स्कोप के बाहर है लेकिन आपके आसपास है जॉब में कहीं ना कहीं। तो सलिया आ रहा है साइड के ऊपर, मेरा तो सलिया का इतना कुछ रोल था नहीं, मेरा कंक्रीट के ऊपर था। मैंने बोला लेकिन ये सलिया आ रहा है और किताब में एक चैप्टर तो था रेनफोर्समेंट के ऊपर, चलो पढ़ लेते हैं। फिर वो पढ़ के वो चीज भी मैंने अपने अंडर ली। तो इनिशिएटिव, तो हमको इनिशिएटिव लेना है। अगर किताब के पास फिर एक बार जा रहे हैं तो फिर वो नॉलेज लेके एक एक कदम आगे बढ़ना है। और जब आगे बढ़ने लगा तो फिर थोड़े थोड़े लोगों को ऐसे पता चला कि ये बंदा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है कोई चीज में। तभी फ्लाईएश एक नई चीज थी, बहुत बड़ी, GGBS नई चीज थी, तो उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया। और फिर लोग बुलाने लगे कि थोड़े हमारे स्टाफ को भी आके एक्सप्लेन कीजिए, हमें चीज समझ नहीं रही है। मुझे ही पता नहीं चला कि एक नॉर्मल साइट इंजीनियर, एक नॉर्मल क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर से लेके मैं धीरे धीरे वो कंसल्टिंग की दिशा में, पहले एज अ फ्रेंड किसी को हेल्प करना और बाद में पैसा भी मिलने लगा उसका, तो एक कंसल्टिंग करके जर्नी शुरू हो गया। हेलो, पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरी बात तो सुन लो कि हमारे सारे गेस्ट जो इस पॉडकास्ट में आते हैं वो इस इंडस्ट्री के लीडर है और फुल्ली प्रोफेशनल भी। यार ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ना बहुत वास्ट है। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसी आदमी को प्रॉफिटेबल मिलेगा जो अपने स्किल पे मेहनत करके ग्रो कर रहा है। आप भी करना चाहते हो ग्रो, जानना चाहते हो कौन सा स्किल आपके करियर को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जिसके आप रियल में हकदार हैं, तो मैं नंबर दे रहा हूं 9111001234। कॉल करो और पता करो कि आज आप कहाँ हो, कहाँ जाना है, कौन सा स्किल गैप है। क्योंकि सिविल गुरुजी एक सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको आपके रिक्वायर्ड स्किल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करके आपको आगे बढ़ाना, और यही हमारा मिशन है कि हर एक सिविल इंजीनियर्स को फुल्ली पोटेंशियल करके उनको उनके करियर में आगे बढ़ाना। तो तुरंत कॉल करो 9111001234। गेट ऑन द ट्रेनिंग फ्लोर। चालू करते हैं वापस अपना पॉडकास्ट। मैंने एक ब्लॉग में देखा था सर, आपने एक वर्ड कहा था स्टूडेंट माइंडसेट होना चाहिए। यस, वो स्टूडेंट माइंडसेट का क्या मतलब है? टुडे आई एम 56 ईयर ओल्ड, लेकिन आज भी मैं वो माइंडसेट लेके चलता हूँ। मुझे पता है कि मुझे आज भी बहुत सारी चीजें पता नहीं है, कंक्रीट हो या फिर AC हो, तो हर चीज में वी आर नेवर परफेक्ट। और ये चीज हमने हमारे गुरु से सीखी थी, प्रोफेसर MS शेट्टी, जिन्होंने वो किताब लिखी और बाद में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने की। तो वो कहते थे कि मुकुंद, आई एम उस समय 81 ईयर्स ओल्ड थे, टुडे ही इज 94 एंड ही इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आज भी मैं बात करता हूँ तो कंक्रीट के ऊपर वो घंटों बात करते हैं, ग्रेट पर्सन। तो वी ऑल लविंगली कॉल हिम फादर ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। और वो उस उम्र में भी कहते थे कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, बहुत सारी चीजें मुझे आज भी पता नहीं है। तो वो माइंडसेट लेके चलना है कि मुझे पता नहीं है और मुझे पता करके लेना है, और ये माइंडसेट लेते हैं तो ग्रोथ, आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। तो आज जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है हमारे, वो 4 साल की डिग्री के बाद ये कहते हुए घूमते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, और क्यों पढ़ने की जरूरत है मुझे, या और क्यों सीखने की जरूरत है, 4 साल तो हो गया, अब मुझे जॉब मिलना चाहिए, मेरे को, मैं अब ग्रो करना चालू कर दूंगा। तो वो कहाँ पे फंस गए और उस फंसे हुए जोन से कैसे ये बाहर निकले, कि आपने उस समय कैसे पुस्तक को फिर से अपना दोस्त बना लिया? तो जब हम कॉलेज में जाते हैं तो जैसे आपने कहा कि मुझे डिग्री लेनी है, बस उसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे देश की वो रियलिटी, हम पढ़ते क्यों है? डिग्री सर्टिफिकेट लेने के लिए, ना कि नॉलेज के लिए। ठीक है, चलो आपने डिग्री सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद आप क्यों पढ़ोगे? क्योंकि आपको पैसा कमाना है, आपको नाम कमाना है और आपको नॉलेज कमाना है। तो ये तीनों चीजें जरूरी है लाइफ में, राइट? उसके लिए उसके बाद तो सर्टिफिकेट लेने तक, एग्जाम पास होने के लिए पढ़िए, नो प्रॉब्लम, बट वंस यू गेट द सर्टिफिकेट, फिर अपना क्या ड्यूटी शुरू होता है? मुझे इसलिए पढ़ना है कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, ज्यादा नाम कमाऊं, एक्सपीरियंस कमाऊं, नॉलेज कमाऊं। और वो चीज, वो पढ़ना आपको ही आगे लेके जाएगी। देयर इज नथिंग एल्स। कुछ लोग ऐसे थे मेरे बैच के, बहुत अच्छा जॉब लगा शुरू में, हमें एकदम नॉर्मल जॉब लगा, साइट के ऊपर जाओ और धूप में खड़े रहो। लेकिन वो डिग्री आपको कुछ समय तक ही साथ देगी अगर आपने पढ़ना बंद किया तो, जो मैंने आगे जाके कुछ दोस्तों के साथ देखा। तो नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग अबाउट एनीवन, लेकिन ये फैक्ट को हमें ध्यान रखना चाहिए, जिस दिन आपका पढ़ना खत्म उस दिन आपकी ग्रोथ खत्म। जितना सीखते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। इनाम
पैसा और फेम यस ये एजुकेशन के साथ ही आता है। सर आज जो हमने सर्वे किया कि आज एक इंजीनियर्स का जो करियर स्पान है वो 4 से 6 महीने का रह गया है, कि एक इंजीनियर 4 से 6 महीने में अपनी जॉब रोटेट करते रहा ऑन एन एवरेज। कुछ तो रीज़न है कि काम नहीं आता तो कंपनी निकाल दे रही है, और कुछ रीज़न है कि सैलरी अच्छा मिलता है, लगातार इंटरव्यू दिला रहे हैं, अच्छे पढ़ने पे एटीट्यूड बिल्ड हो गया है तो उनको लगातार नया जॉब मिल रहा है, तो लगातार कंपनी से स्विच कर रहे हैं अच्छी सैलरी के लिए। तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि एक्चुअल में क्या करियर स्पान होता है, क्योंकि आपने 30-32 साल सर्विस दिया इस इंडस्ट्री को, तो क्या किस तरीके से वो रोड मैप है जिससे कि ग्रोथ मिलेगा, आपको एक सस्टेन ग्रोथ मिलेगा जिसको आप मेंटेन कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो? ये चीज जब हम डिस्कस कर रहे थे थोड़े समय पहले तो मैं सुन के बहुत हैरान हो गया कि आज एक बंदा जो सिविल इंजीनियर है 4 से 6 महीने में जॉब चेंज कर रहा है। वेरी शॉकिंग। मेरे एक बॉस थे, नसीब अच्छा था, बहुत अच्छे लोग मिले जिंदगी में जिन्होंने गाइड किया, मिस्टर टीटी फतेही। तो उन्होंने एक दिन मुझे बैठ के समझाया था कि तुम्हें अगर ग्रो होना है तो 7 इयर्स का मैजिक मंत्र याद रखना। 7 इयर्स का मैजिक मंत्र। कहीं भी तुम ज्वाइन करो तो जो मास्टरी अचीव करते हैं, जिसको 10,000 आवर का रूल कहा जाता है, अगर किसी चेस प्लेयर को ग्रैंड मास्टर बना है तो उसको 10,000 घंटे डालने पड़ते हैं। अगर किसी आर्टिस्ट को अच्छा आर्टिस्ट बना तो इन अ सेम वे उन्होंने कहा तुम जो जॉब कर रहे हो अगर तुमको मास्टरी चाहिए तो 7 साल तुम्हें समय बिताना पड़ेगा। ठीक है, आजकल की दुनिया थोड़ी फास्ट है, 7 की जगह पे हम 6 साल कर सकते हैं, लेकिन उससे कम अगर आप जॉब चेंज करने लगोगे वो आपको few thousand रुपीस एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, लेकिन बाद में पता चलेगा कि ग्रोथ तो खत्म हो गई मेरी। अभी लोग मेरा सीवी देख के कहते हैं, आज हम भी बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि इसने हर 1 साल 2 साल में जॉब चेंज किया है, तो मैं क्यों रखूं, मेरे पास आने के बाद भी 1-2 साल में चेंज करेगा। तो यू वांट सच अ पर्सन जो डेडिकेटेडली काम करता रहे, ज्यादा ब्रिलियंट न हो, डजंट मैटर, लेकिन उसको सीखने की भूख रहे और पेशेंस रहे कि मैं सीखूं कुछ नया चीज। तो सर वो जो सीखना है वो कौन कौन से स्किल सेट होने चाहिए आज इंजीनियर्स के पास, किस स्टेज में वो स्किल आना ही चाहिए, उसके बिना वो ग्रो नहीं कर सकता, वो वहीं फंसे पड़े रहेगा? इसका मैं डायरेक्ट जवाब नहीं देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कुछ स्किल सेट आपसे कहा और कोई मेरा व्यूअर के पास वो नहीं है तो डिसअपॉइंट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप में क्या है जिसको आप उभार के आगे लेके जा सकते हो। जरूर जानना चाहेंगे। मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि लोगों के सामने जाके बात करना, तो मैंने YouTube वीडियो शुरू किया। अभी की बात है पिछले 5-6 साल की, लेकिन तभी मैं अपने ही दोस्तों को, सिविल इंजीनियर्स को, स्टाफ को, लेबर को जमा करके कोई तो टेक्निकल पॉइंट बताता था मैं, तो मेरे में वो स्किल सेट था। मैं ज्यादा होशियार बच्चा था नहीं, लेकिन बात करना मुझे पता था, तो उसका मैंने यूज किया। तो आप में जो है, मैं हमारा एक प्लांट में मैं जाता हूं जहां पर एज एडवाइजर, तो वहां पर एक बंदा बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाता है, तो उसको हमने टारगेट दिया कि भाई तुम्हारा जो स्किल है, यू मेक सच ए ड्राइंग्स कि आज प्लांट में प्रॉब्लम ये है और सॉल्यूशन ये है, A3 शीट के ऊपर उसको बनाना है। और उसमें उसकी भी ग्रोथ हो गई, वो प्रॉब्लम ढूंढने लगा, सॉल्यूशन ढूंढने लगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि मुझ में अलग क्या है और उसके ऊपर फोकस करो। आज ग्रेस ऑफ गॉड इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। एक सिविल इंजीनियर की बात करते हैं, आज वो सेल्स में काम कर सकता है। आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, आपका इंजीनियरिंग अच्छा नहीं, नो प्रॉब्लम, आपके पास थोड़ी पर्सनैलिटी, आप लोगों के पास जाके बात कर सकते हो। आज एडमिक्सचर कंपनीज है बहुत सारी, सबको एक टेक्निकल बंदा लगता है जो जाके बात करे। GGBFS है, फ्लैश एज अ प्रोडक्ट है। तो जस्ट मैं सिविल इंजीनियरिंग मार्केटिंग की बात करूं तो यू नीड नॉट 1000 lakhs ऑफ पीपल टुडे who understand little bit of civil engineering and who know how to go to people and speak। तो आपको ये ढूंढना है कि मुझ में क्या स्पेशलिटी। कोई डेडिकेटेड बंदा रहेगा, बात नहीं करता किसी से, कुछ नहीं, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं, लेकिन उसका खासियत क्या है, पेशेंस, चीज लेगा तो छोड़ेगा नहीं। तो फाइंड आउट व्हाट इज स्पेशलिटी इन यू। और आपका जो सवाल था कि क्या क्या स्टेज में क्या क्या होना चाहिए, तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग एज अ पर्सनैलिटी, जो जरूरी है हर एक को, लेकिन आपको इंजीनियरिंग वाइज भी डेवलप होना है। आज सिर्फ एक क्वांटिटी सर्वेइंग का हम बात करते हैं, ऐसे कहा जाता है क्वांटिटी सर्वेइंग एकदम रूटीन जॉब है, क्वांटिटी लेते रहो, बट यू विल बी सरप्राइज आज यूरोप में हाईएस्ट सैलरी इन सिविल इंजीनियरिंग इज टू क्वांटिटी सर्वे। वाओ। माय ब्रदर स्टेज इन लंदन, और जब मैंने सुना तो बोला क्या बात कर रहे हो तुम, इट इज इम्पॉसिबल। बोला नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि जब आप
टेंडर के लिए अप्लाई करते हो तो जो QS है, क्वांटिटी सर्वेयर है, उसका नॉलेज, उसका इनसाइट बहुत जरूरी है, और वो 15-20 साल काम करते हो तभी वो इनसाइट डेवलप होता है। सो इट इज अबाउट इंजीनियरिंग। आपको आपका फील्ड लेना है, उसके ऊपर फोकस करना है, 7 साल फोकस कीजिए, उसके बाद आपको लगेगा तो आप चेंज कीजिए, लेकिन आप चेंज नहीं करोगे क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी आफ्टर 7 years। अपॉर्चुनिटी में मैंने देखा कि आप बहुत कंट्रीज ट्रैवल करते हैं। यस उस कंट्री में इवेंट्स में आप जा रहे हो, यस तो आज हमारे इंजीनियर्स शहर में भी इवेंट होता है तो शायद नहीं पहुंचते। आप ये कंट्रीज क्यों ट्रैवल करो, क्या इनसाइट्स मिलता है उन इवेंट से? अगेन मेरा थिंकिंग वही है, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक किताब लिखी 1-2 साल पहले AAC ब्लॉक के ऊपर, और काफी लोगों ने सराहा कि बहुत इन डेप्थ है, और लोगों को लगने लगा कि ये मास्टर है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा नॉलेज आज भी पूरा नहीं है। जैसे 2 महीने पहले अप्रैल में इवेंट हुई टर्की में, वहां पर हेवी एंट्रेंस फी थी, कोई स्पॉन्सरर नहीं था, देयर इज नो कंपनी, मैं अपने जेब से पैसा खर्च करके गया। 4 दिन वर्ल्ड एक्सपर्ट से ट्रेनिंग का इंटेंसिव, क्लासरूम में बिठाया, दिन रात लेक्चर थे, साइट विजिट्स थी, और ये लाखों रुपया खर्च करने के बाद, क्योंकि मुझे पता था थोड़ा जो कहीं गैप है वो मैं भरूं, वहां से थोड़ा नॉलेज, तो मेरी जो अगली बुक की एडिशन है शायद बेटर बनेगी इससे। तो इवेंट्स जाना जरूरी, एक तो नॉलेज मिलता है, दूसरा नेटवर्किंग होता है। आज बहुत सारे आपके इंडस्ट्री के लोग उस इवेंट में आएंगे, आप 2-4 भी सवाल, जब मैं जाता हूं इवेंट में एज अ स्पीकर, तो कुछ लोग रहते हैं वो आते मेरा पीछा नहीं छोड़ते, सर लेकिन ये बताओ, लेकिन वो आपने क्यों कहा था, वो इंसान दिमाग में बैठ जाता है मेरे। फिर वो 6 महीने बाद भी मुझे ईमेल करे, सर कभी मैं मिला था, आपने वो जवाब दिया था लेकिन ठीक से नहीं दिया था जवाब, तो ये और एक डाउट है, थोड़ा रिप्लाई कीजिए इसको, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो इंसान अगर मुझे जॉब के लिए रेफरेंस मांगेगा, मैं तुरंत 3-4 रेफरेंस कंपनी के दे दूंगा उसे कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो बहुत जरूरी है, आज तो इंटरनेट का जमाना है, लिंक्डइन, यूट्यूब, इवन इंस्टा के ऊपर भी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड आज कंटेंट है। तो इन एडिशन टू ऑल दिस हमें इवेंट्स में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। आपका जो स्पेशलाइजेशन है उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके उन एक्सपर्ट्स को मिलके अपने डाउट्स, अपने डिस्कशंस करने चाहिए। सर आप अभी रिसेंटली इस्तांबुल गए थे, यस क्या एक्सपीरियंस था, क्यों, मतलब क्या हुआ वहाँ, क्या इवेंट था, वहाँ से आपने क्या लर्निंग सीखा? भाई आप गए हैं, हम चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को पता चले। यस डेफिनेटली। तो हमारा ये जो AAC है, एरेटेड ऑटोक्लेव कंक्रीट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आज भी बहुत ज्यादा लर्निंग के लिए लिटरेचर, बुक्स अवेलेबल नहीं है। जो भी हमने सीखा, हमने हमारे एक्सपीरियंस से सीखा। ओके, और बहुत कम इवेंट्स ऐसी हो रही है, या मेरे हिसाब से हुई हैं AAC के फील्ड में, जहां पर किसी ने आके एक्चुअल ट्रेनिंग दिया हो। तो ये इस्तांबुल का वो इवेंट था जहां पर कुछ जर्मन एक्सपर्ट्स आए हुए थे, और आज ये प्रोडक्ट 100 साल से बना है, 1920 में यूरोप में खोज हुई थी। तो यूरोप में आज ये नॉलेज है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इट इज ऑल विद इंडिविजुअल्स हु हैव वर्कड इन द फील्ड। तो हमें लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, तो हम गए वहां पर, सीखा, फिर एक्चुअल प्लांट विजिट करवाई, विच इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स इन द वर्ल्ड, वो मुझे देखने का मौका मिला, और फिर बहुत सारी चीजें सीखी, और उसका रिफ्लेक्शन आप, जब हम मेरा बुक लॉन्च करेंगे अभी अगस्त में, उसका 2nd एडिशन, तो उसमें डेफिनेटली रहेगा वो सारी। तो सर किसी भी नेटवर्क, जब भी हम किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं, हम बहुत सारे लोग से मिलते हैं, बहुत सारे कार्ड एक्सचेंज होते हैं, तो एक्चुअल में उसका आउटकम कैसे निकालना चाहिए? क्योंकि वो 4 घंटे का इवेंट होता है, कुछ दिनों का होता है, 3-4 दिनों का होता है, उसके बाद वापस काम पे आ जाते हैं। जो जॉब कर रहे हो जॉब करने लग जाता है, जो बिजनेस कर रहे हो बिजनेस में लग जाता है, वो इवेंट छूट जाता है। और तो लोगों को ना ये प्रैक्टिस नहीं है कि उस इवेंट का रियल आउटकम कैसे निकाला जाए। तो मैं आपसे सीखना चाहूंगा कि कैसे एक्चुअल में उसका आउटकम हम निकाल सकते हैं। पहले मैंने छोटा सा आपको एक मंत्र बताया कि जो एक्सपर्ट है उससे बात करो, कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछो ताकि वो सोचने पे मजबूर हो। मुझे और एक ट्रिक मेरे एक गुरु ने दी रिसेंटली, जो मैंने अभी यूज की। ज़ेक रिपब्लिक में मैं गया था 6 महीने पहले, और अभी टर्की में, दोनों जगह पर, कि मैं आपसे मिला, राइट, मैंने मेरा कार्ड आपको दिया, आपने आपका कार्ड मुझे दिया। कार्ड पता है इतने जमा करते हैं, फिर आके वो ड्रॉर में छोड़ देते हैं हम लोग, कोई देखता नहीं। तो उसने एक ट्रिक बताई, बोला कि तुरंत बोलना, सर लेट मी टेक अ सेल्फी विथ यू, ओके, और उनके साथ खड़ा रहना, एक सेल्फी लेना है, और सेल्फी होने के बाद कहना है, सर आई विल डेफिनेटली सेंड इट टू यू ऑन व्हाट्सएप। आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर। फिर आके तुरंत उसको भेज दो, तो उसके दिमाग में आपका चेहरा रहेगा,
और आपने एक सेल्फी उसको व्हाट्सएप के ऊपर भेजा, आपका नंबर ऑटोमेटिक उसके मोबाइल में चला गया। सो दिस इज द वे यू ग्रो। आप इमेजिन कीजिए आप किसी एक्सपर्ट को मिले और आपने उसके साथ सेल्फी लिया और कहा सर मुझे आपको ये भेजना है फोटो, तो आपको नंबर मिल जाएगा उसका, आपका नंबर उसके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। और बड़ा क्या आपको बेनिफिट चाहिए नेटवर्किंग से? तो ये $1 मिलियन है फॉर्मूला, सब लोग यूज कीजिए इसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो उसके बाद आप घाना भी गए थे, आप नेपाल भी गए हो, तो ये इवेंट्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के आप इवेंट्स में जाते हो आप? तो जो घाना में था वहां पर हमारा कंसल्टिंग का काम चल रहा है, वहां पर एएसी ब्लॉक का प्रोजेक्ट आ रहा है, द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न अफ्रीका। तो इट इज अ बिग थिंग फॉर मी आल्सो प्रोफेशनली। वेरी प्राउड मोमेंट है सर कि मैं इनके साथ बैठा हूँ आज। थैंक यू सो मच टू सिविल इंजीनियर्स कि मुझे इस काबिल बनाए कि मैं सर लोग से मिल पा रहा हूँ। नेपाल में भी एक प्लांट है जो हमारे कंसल्टिंग के अंडर है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि गॉडेस एएसी ये एक देवता है, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में हर चीज को हम थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं, तो आई कॉल इट गॉडेस एएसी। और ये गॉडेस एएसी ने बहुत कुछ दिया लाइफ में। जब 10 साल हमने एक एएसी प्लांट के साथ गुजारे उसके बाद, और उसकी वजह से बहुत सारे डोर्स खुल गए। तो एक बेनिफिट है जब आप एक सब्जेक्ट को लेके पकड़ के रहते हो, और यही चीज मैं वापस अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ। सर थोड़ा सा एएसी पे और डीप डाउन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी वो मोहनजोदाड़ो संस्कृति का ब्रिक यूज कर रहे हैं, रेड ब्रिक। कुछ जगह पे गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है रेड ब्रिक, तो वहाँ फ्लाई ऐश यूज हो रहा है, लेकिन एएसी आज भी हमारे देश में कम यूज होता है। तो एएसी के बारे में थोड़ा सा अपन एक्सप्लोर करते हैं ताकि हमारे जो ऑडियंस नहीं जानते वो। तो दोस्तों एएसी हम सबको पता है कि एरेटेड ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट, हमारे बहुत सारे दोस्त उसको गलती से एसीसी कहते हैं, बट एसीसी एक सीमेंट कंपनी है, राइट। तो ये एएसी प्रोडक्ट 100 साल पहले बना 1920 में, जब यूरोप में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था और लोगों को एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी जो ठंडी को अंदर आने से रोके। हमें क्या चाहिए? हमें गर्मी को अंदर आने से रोकना है। तो पर्पस इज सेम, थर्मल इंसुलेशन। तो तभी एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी जो ब्रिक से भी बेटर थर्मल इंसुलेशन दे, और फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर खोज की, और 1920 में डॉक्टर एरिक्सन को इस चीज का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ये फाइनल प्रोडक्ट जिसमें ऑटोक्लेविंग भी था, एरेशन भी था, उन्होंने इन्वेंट किया। और वो इतना पॉपुलर हुआ तुरंत यूरोप में कि विद इन 1935 10-15 साल में बहुत सारी फैक्ट्री लग गई, और आज भी ये प्रोडक्ट यूरोप में चल रहा है। हमारे देश में मैं कहूंगा पिछले 15 साल से काफी अच्छे से सेट हो रहा है। हमारे देश में कुछ मिसकंसेप्शंस है एएसी को लेके, वहां तक जाने से पहले इसकी बेनिफिट क्या है थोड़ा क्विकली देख लेते हैं। तो एक लाइट वेट ब्लॉक है, या पानी के ऊपर रखोगे तो तैरेगा, इट फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इसमें सेफ्टी इशू नहीं है कि चोर आसानी से तोड़ के अंदर घुस जाएगा? तो ये ऐसा प्रोडक्ट है कि वजन में कम लेकिन स्ट्रेंथ में ज्यादा, और ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। और ये प्रोडक्ट को बनाना इजी नहीं है फैक्ट्री में। बहुत सारे लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट जा रहा है, यूज हो रहा है, और इस बिजनेस में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, इट इज नॉट इजी टू मेक दिस प्रोडक्ट। तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन है, लाइट वेट होने की वजह से, वजन में हल्का होने की वजह से गर्मी को अंदर आने से रोकता है, नंबर 1 बेनिफिट। नंबर 2 बेनिफिट, अर्थक्वेक में सुपीरियर बिहेवियर है। जब हम इस्तांबुल गए थे, इस्तांबुल में इसलिए रखी थी ये इवेंट क्योंकि इस्तांबुल को एक बहुत भीषण अर्थक्वेक हुआ 2 साल पहले, और हजारों लोग मर गए। इस्तांबुल जैसे कैपिटल सिटी में इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। और फिर टर्किश गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया है कि आपका जो घर है एएसी या उसके जैसे लाइट वेट मटेरियल से बनेगा। एक एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने दिखाई कि एक्चुअल बिल्डिंग खड़ी की है एएसी से, और उसके ऊपर पूरे अर्थक्वेक के फोर्सेस डाले और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जापान में आज बड़े पैमाने में जहां पर अर्थक्वेक है एएसी का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट हमने देखा थर्मल इंसुलेशन। आप अगर इस रूम में बैठे हो और अगर इसको 2 टन की जरूरत है एसी की, तो एएसी से घर बनता है, तो 1 टन में आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो फर्स्ट बेनिफिट इज थर्मल इंसुलेशन, सेकेंड बेनिफिट इज अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, थर्ड बेनिफिट इज बिकॉज इट इज लाइट वेट, आप एक बड़ा ब्लॉक बनाते हो जिसमें 6 से 8 ईंटें आती है, तो 6 ईंटें रखने की जगह पे आपको 1 ब्लॉक रखना है, उतने नंबर ऑफ जॉइंट्स कम हो गए, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गया। अगर आप बिल्डर हो और आप एक भी प्रोजेक्ट में एएसी यूज करोगे तो इसके बाद कभी भी लाल ईंट की तरफ नहीं जाओगे। तो इट इज अ यूजर फ्रेंडली मटेरियल कहना चाहता हूं। तो इट इज अ कस्टमर फ्रेंडली, जो फ्लैट में रहने के लिए आने वाला है
उसके लिए बेटर है क्योंकि गर्मी नहीं होने वाली, अर्थक्वेक से प्रॉब्लम नहीं होने वाला, फायर रेजिस्टेंट है कंपेयर टू रेड ब्रिक, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एनवायरमेंटली बेनिफिशियल है। इसलिए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाल ईंट के ऊपर बैन लगाया है। दोस्तों, जब हम ये लाल मिट्टी निकालते हैं और उसकी ईंटें बनाते हैं तो मिट्टी निकालने में 30 मिनट लग जाता है और नेचर को लाखों साल लगे हैं 1 इंच पत्थर को मिट्टी में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब हम लाल मिट्टी निकालते हैं तो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, जमीन हमारी वापस पहाड़ी बन जाती है। और वो उपजाऊ जमीन है, यस, उपजाऊ है, टॉप सॉइल चली गई, बारिश का पानी गिरेगा तो उसकी सिंचाई नहीं होगी, आपकी ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चली जाती है, और लाल ईंटें बनाते तो पोल्यूशन भी बहुत होता है। सो देयर आर दिस 2 एस्पेक्ट्स। इसकी वजह से आज सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि एनी थर्मल पावर स्टेशन जहां पर फ्लाई ऐश है 300 किलोमीटर की रेडियस में आप लाल ईंट बना नहीं सकते, बेच नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रैक्टिकली ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि इतने सारे हमारे पास थर्मल पावर स्टेशन है, आप कहीं भी लाल ईंट का बनाना इलीगल है। लेकिन ये बैन एनफोर्स नहीं होता, बट आई एम श्योर ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स इट विल हैपन। आज अगर आप वेस्टर्न इंडिया में आएंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, तो आप देखोगे कि यहाँ पर लाल ईंट ऑलमोस्ट चली गई जी। आपको लाल ईंट का एक घर या कंस्ट्रक्शन ढूंढना पड़ेगा कि कहीं दिखता है क्या। इट इज प्रैक्टिकली नॉट देयर। साउथ में थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है, नॉर्थ अभी भी थोड़ा पीछे है और ईस्टर्न इंडिया भी पीछे, बट आई एम श्योर। तो आज जो इंडस्ट्री है एईसी की 4000 करोड़ की कही जाती है। एनुअल टर्नओवर ऑफ एईसी ब्लॉक्स इन इंडिया इज ₹4000 करोड़ एंड इज एक्सपेक्टेड कि अगले 5 साल में इट इज गोइंग टू टच 10,000 करोड़। वाह सर, तो फिर इसके बारे में मैं तो और सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल में एक और बड़ा नाम जुड़ा है, वो है बुर्ज खलीफा का। यस, क्या एक्सपीरियंस है सर? तो जैसे मैंने कहा मेरी शुरुआत कंक्रीट से हुई। आउट ऑफ दिस 32 इयर्स ऑलमोस्ट 20 साल मैंने कंक्रीट पर काम किया, जिसमें बहुत सारे गल्फ कंट्रीज में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिला। तो बिकॉज आई वॉज अ कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट, तो आई गॉट दिस जॉब। देखिए, मैंने आपको कहा कि मुझे बात करना अच्छा लगता था, तो कोई एक सेमिनार में मैं गया, ये बात है 1999 की। वहां पर ऑडियंस में बहुत कम लोग थे, जो एग्जीबिशन रहते उसके साथ कुछ ना कुछ चलते रहता है ना, कॉन्फ्रेंस, उनको भी कोई ना कोई बकरा लगता है जो आके बात करे। तो मैं बात कर रहा था, हार्डली 25 लोग बैठे रहेंगे, लेकिन एक बंदा था उसमें, सरप्राइजिंगली यूरोपियन था, जॉर्ज डर्क करके, और वो था और उसने सुना, और वो तभी जस्ट इंडिया आया था और उसको ऐसी एक बंदे की जरूरत थी जो थोड़ा कंक्रीट के बारे में जानता हो और थोड़ा बात कर सके। तो उन्हें नासिक में फैक्ट्री डालनी थी फ्लाई ऐश प्रोसेसिंग की। तो इसलिए मैं मुंबई से नासिक में आ गया, क्योंकि मुझे वो जॉब मिला। एक छोटे से लेक्चर ने, 20 मिनट का भी मेरा लेक्चर नहीं था वो, लेकिन वही है, जब आप आपके पैशन को पकड़ के रखते हो तो पता नहीं चलता अपॉर्चुनिटी कहां पे नॉक करेगी। यहां पर आया, इन्होंने फैक्ट्री सेट की थी, और ये जर्मन पर्सन थे जॉर्ज डर्क, और इंडिया में बिजनेस शुरू किया था, और ऑल ओवर द गल्फ इन्हें एक्सपोर्ट करनी थी फ्लाई ऐश। इन्होंने यूरोप में देखा था कि फ्लाई ऐश कितनी ब्यूटीफुल मटेरियल है, इंडिया में इतनी सारी है, बट इट इज ट्रीटेड एज अ वेस्ट, नॉट एज अ गोल्ड। इन यूरोप इट इज ट्रीटेड एज अ गोल्ड। और गल्फ में जितने भी प्रोजेक्ट हेड हैं, आज भी हैं, तभी भी थे, सारे ब्रिटिशर है, तो उनको पता है फ्लाई ऐश क्या है, कंक्रीट क्या है। तो बहुत इजी था प्रोडक्ट को अप्रूव कराना, और फिर मैं उनके साथ घूमने लगा। मैं टेक्निकल पर्सन, ही वॉज अ बिजनेस ओनर, ही वॉज अ कमर्शियल पर्सन, तो हर महीने हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर जाते थे। ऐसे बुर्ज खलीफा पर गए, अभी वहां पर जीजीबीएस बेस्ड मिक्स था, लेकिन फ्लाई ऐश यूज करनी थी उन्हें। तो वो जो कंक्रीट का मिक्स कैसे बनाना है, उसका एक्सपर्टीज हमसे मिला। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज नासिक की फ्लाई ऐश बुर्ज खलीफा में यूज हुई है, बहरीन फाइनेंशियल हार्बर में यूज हुई है, गोवा के नजदीक अपना कैगा एटॉमिक रिएक्टर है, वहां पर यूज हुई है, और ये सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर एज अ कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट काम करने का मौका मिला। तो मेरे को ये जानना है सर पर्सनली कि बुर्ज खलीफा में जो लोग काम किए हैं वो कैसे लोग होते हैं, मतलब वहाँ तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लोगों को मिलता कैसे है? उनमें काम करने की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है? क्योंकि हमारे इंजीनियर्स सब चाहते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट में जाके काम करें, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू ज्वाइन। क्या प्रोसेस होता है? आज अगर आपको गल्फ में जॉब करना है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आज बहुत सारी एजेंसीज है, ओके, जहां पर आप आपका सीवी दे सकते हो। उनकी रिक्वायरमेंट रहती है एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस, उसके बाद आपको वहां पर जॉब मिल सकता है अलग अलग लेवल्स के ऊपर। तो एजेंसीज के पास जाना है। एक ही चीज मैं कहूंगा, केयरफुल रहिए,
कोई भी एजेंसी अगर आपसे पैसा लेती है जॉब के लिए तो दूर रहिए, फिर वो फ्रॉड है। फ्रॉड नहीं कहूंगा, शायद इतना सही प्लेसमेंट नहीं होगा वो। कोई भी कंपनी जो रिक्रूट करना चाहती है आपको 1 रुपए देना नहीं पड़ता, एजेंसी की फी वो कंपनी देती है। वो इतना कहती है कि बेस्ट कैंडिडेट दे दो मुझे, बस। ओके, मैं अगर किसी को एम्प्लॉय करना चाहता हूं, मैं थोड़ी वो बंदे से पैसे लूंगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट? तो सेम है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है गल्फ में। इंडियन माइंडसेट है थोड़ा, घर छोड़ के हम नहीं जाते ज्यादा, वो हमें छोड़ना चाहिए थोड़ा माइंडसेट और दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। जो आपने कहा कि राइट स्किल सेट होना चाहिए, मैं फिर से उसी पे आऊँगा कि वो राइट स्किल सेट, बच्चे ना कंफ्यूज हैं कि मैं क्या सीखूं और किस जोन में सीखूं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिल्डिंग है, हाईवे है, ब्रिजेस हैं, BIM है, जियो टेक्नोलॉजी है, सर्वेइंग है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, तो इन सब में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री में या कौन सी इंडस्ट्री आगे चल के बूम होने वाली है जहाँ पे इंजीनियर्स को अच्छी पैकेज, अच्छी सैलरी मिल सकती है इंडिया में भी? तो कौन कौन सा जो जोन है जहाँ घुसना चाहिए इंजीनियर्स को? फिर एक बार मैं कहूंगा, अगर मैंने किसी एक का नाम लिया तो वो गलत होगा, राइट? लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आज कंक्रीट इंडस्ट्री देखता हूं तो उसमें रोज नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं। जैसे आप सुनते होंगे नैनो मटेरियल, उसका आने वाले 20-25 साल कहते हैं नैनो मटेरियल के हैं। तो आप कंक्रीट इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हो इन सम वे। फिर वो एडमिशन, मतलब यदि मेरे पास थोड़ा सा एनालिटिकल प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा एनालिटिकल कर सकता हूँ, तो मेरे को इस जगह जाना चाहिए ताकि मैं रिसर्च कर सकूं ठीक से। नहीं, कंक्रीट इंडस्ट्री में भी अलग अलग चीजें। आपका एनालिटिकल ब्रेन है तो यू कैन बिकम अ कंक्रीट डिजाइनर। आपका एनालिटिकल ब्रेन नहीं है बट आप पीपल फ्रेंडली हो तो यू कैन ज्वाइन सेम कंक्रीट इंडस्ट्री बट इन द सेल्स और मार्केटिंग टीम। तो ये जो नए मटेरियल आने वाले हैं, इन सबको सब टाइप के लोगों की जरूरत है। इन सबको जो अच्छे से ऑफिस में बैठ के काम करे वो भी जरूरत है, लेकिन आपको चॉइस आपका क्लियर कर लेना चाहिए अभी, और वो इंडस्ट्री के साथ आपको कुछ साल बिताने चाहिए। आपने इतने ऑप्शन बताए, अगर कोई बंदा सोचेगा आज मैं इसमें काम करता हूं, चलो कंटाल आ गया, 2 साल बाद मैं चेंज करता हूं, तो कुछ वैल्यू रहेगी? 7 साल बाद उसे कुछ भी वैल्यू, उसके पास बताने के लिए इतना सब कुछ रहेगा, लेकिन जो रियल एक्सपर्ट जब इंटरव्यू लेने के लिए बैठेगा उसको 15 मिनट में पता चलेगा इसको सब ऊपर ऊपर पता है, इन डेप्थ पता नहीं है। तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? जो मास्टर है अपने फील्ड में उसे ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये हर दिन नया सीखने मिलेगा, नया चैलेंज, नया लर्निंग लेके आएगा। सर, जो नैनो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं कंक्रीट में, क्या AEC उसका पार्ट है, हम कह सकते हैं? नहीं, तो नैनो टेक्नोलॉजी के मटेरियल्स AEC में भी यूज हो जाएंगे। मतलब बीच में शायद मैं हाइप सुना था या ऐसी कुछ कैजुअल डिस्कशन था कि अब कंक्रीट में भी हम चिप लगा रहे हैं जिससे कि हम उसका स्ट्रेंथ को एनालिसिस कर सकें, ऐसा कुछ है क्या? डेफिनेटली है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स हर एरिया में आ रहा है, और जो आज कंक्रीट का प्रॉब्लम है कि हमने एक बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको सब पता चलता है। आप उसके क्यूब लोगे, टेस्ट करोगे, लेकिन बाद में उस कंक्रीट का एजिंग कैसे हो रहा है, स्ट्रेंथ और गेन हो रही है क्या, तो लॉन्ग टर्म डेटा आज इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से हम कैप्चर करवा रहे हैं। जब हम इस्तांबुल गए थे, तो मैं कोई भी सिटी में जाता हूं तो उसके जो ओल्ड सिविल स्ट्रक्चर्स है उन सबको विजिट करता हूं। तो हाइया सोफिया करके वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स है, और वहां पर भी मैं गया। तो जैसे मैंने कहा, इस्तांबुल में अर्थक्वेक हुआ और होते रहे हजारों साल से। एक फॉल्ट लाइन है, तो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो इस्तांबुल के नीचे से ही गुजरती है, और हर साल 1 इंच वो प्लेट में मूवमेंट है, हर साल 1 इंच। तो हर साल अर्थक्वेक नहीं होता, लेकिन जब वो स्ट्रेस बढ़ जाता है तो 15-20 साल बाद भयानक अर्थक्वेक होता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं गिरा अभी तक? तो इसके ऊपर बहुत सबको ताज्जुब था इतने सालों से। हाइया सोफिया के ऊपर बहुत अच्छी यूट्यूब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, सब लोग जरूर देखिए फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर उन्होंने स्टडी किया, और ये जो आपने कहा सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर चिप्स लगाई है, वाइब्रेशन मॉनिटर होता है, उसकी मूवमेंट, उसका डिफ्लेक्शन, हर चीज मॉनिटर होता है। और फिर उनको पता चला कि क्या टेक्नोलॉजी से ये स्ट्रक्चर बना है। उसके ऊपर जाते नहीं हम इस पॉडकास्ट में, आप जरूर देखिए कि वो बिल्डिंग कैसे बनाई। 1000 साल पहले उनको टॉप एरिया में लाइट वेट ब्रिक्स चाहिए थी, तो तभी उन लोगों ने कुछ ब्रिक्स का इन्वेंशन किया, और टॉप फ्लोर जो उसका है, टॉप कोनिकल पार्ट लाइट वेट ब्रिक्स से बना है। तो तभी भी उनको पता था कि अगर लाइट वेट यूज करूंगा तो अर्थक्वेक में बिल्डिंग नहीं गिरेगी। अगेन कमिंग बैक टू AEC, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा भैया, जाके जरूर देख लेना। सर, एक और जानकारी चाहिए कि वापस आते हैं AEC में
कि बहुत ज़्यादा मिथ है एसी का कि बहुत क्रैक आते हैं इसमें, इसके पूरे जॉइंट्स में क्रैक आ जाते हैं, इसकी वर्टिकल जॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स, जो कंक्रीट से बॉन्डिंग जॉइंट है वहाँ क्रैक आता है। क्या मिथ है ये और एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है? आज ये बहुत बड़ा ये मिथ कहूंगा मैं, या मैं ये कहूंगा कि आज जो हमारे मिस्त्री भाई है, आज जैसे आपने कहा मोहनजोदड़ो से 5000 साल से लाल ईंट को यूज कर रहे हैं और एक तरीका उनके दिमाग में बैठा है, तो उनके जीन्स में वो तरीका आ चुका है कि लाल ईंट का जो चिनाई है, बांधकाम है, कंस्ट्रक्शन एक तरीके से होना चाहिए। जब आप एसी का करोगे, छोटी छोटी 3-4 चीजें हैं जिसका अगर आप ख्याल रखोगे, तो जैसे मैंने मेरे बुक में बहुत विस्तार से उसके ऊपर कहा है कि मेरी गारंटी है क्रैक फ्री कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये छोटी 3-4 चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एकदम सर, एक एक करके आते हैं। तो 2 चीजें हैं सप्लायर साइड से। अगर मैं ब्लॉक मैन्युफैक्चरर हूं तो 2 चीजों का मुझे ख्याल रखना है। पहली चीज है कि ग्रेड 1 के ब्लॉक बेचने हैं, उसको 4 MPa स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे IS कोड ने 2 ग्रेड अलाउ की है, मतलब IS कोड कहता है कि आप अच्छी चीज भी बेच सकते हो और खराब भी बेच सकते हो। ऐसे क्यों किया मुझे पता नहीं, तो वो चेंज होना जरूरी है। IS कोड भी हो सकता है कि कुछ ऐसे हमारे इंजीनियर हैं जिन्होंने सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ही IS कोड सुना है आज तक, क्योंकि इंजीनियरिंग में इतना ही बताया जाता है। तो ये IS कोड कैसे मिल सकता है इन्हें? तो IS कोड फ्रीली डाउनलोडेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री किया है। IS कोड नंबर है 2185 पार्ट 5, तो आप उसको रिफर करके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और उसमें सारी चीज, उसमें ग्रेड 2 भी बताई है। क्या है ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2? तो IS कोड कहता है कि आप हाई स्ट्रेंथ अच्छे ब्लॉक में, अच्छे वर्ड यूज करता हूं, 4 MPa मतलब अच्छी स्ट्रेंथ आप बेच सकते हो, या आपको कम ताकत के बेचने तो वो भी आप बेच सकते हो। ओके, 3 MPa के, तो ये मुझे थोड़ा गलत लगा। और जहां जहां पर ये 3 MPa के ब्लॉक यूज हुए हैं वहां पर प्रॉब्लम बढ़ता है। तो बिना टेक्निकल ज्यादा गुस्से में इतना कहता हूं कि हमारे हर सीमेंट प्रोडक्ट को एक श्राप है श्रिंकेज का। तो जब हम कंक्रीट के रोड बनाते हैं तो उसमें भी देखो कट करते हैं हम ग्रू से, क्यों? क्योंकि क्रैक तो आने वाला है श्रिंकेज की वजह से, लेकिन फिक्स जगह पर वो आए, और फिर उसके ऊपर असफाल्ट भर देते ताकि वो क्रैक दिखे नहीं, राइट? तो आप रिटेनिंग वॉल बनाओगे, उसमें भी हर 5 मीटर बाद एक जॉइंट छोड़ोगे। आप फ्लाईओवर बनाओगे, एक्सपांशन जॉइंट छोड़ोगे। तो एक तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एक जगह पर, और दूसरा ड्राइंग श्रिंकेज। ये 2 प्रॉब्लम्स हमारे कोई भी सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट में रहते हैं, जो AAC में भी है। तो इनको टालने के लिए पहली चीज है कि गुड स्ट्रेंथ होनी चाहिए 4 MPa, तो उसका श्रिंकेज वैल्यू भी कम हो जाता है। खुद IS कोड कहता है कि ग्रेड 1 का श्रिंकेज वैल्यू 0.5% और इसका 0.1%, सो 0.1 और 0.05%। थोड़ा सिंपल करते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है, अब उनके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन तो है नहीं, तो ये कैसे पता करेंगे कि सप्लायर हमको सही माल दे रहा है कि नहीं? क्या ऐसा कुछ स्टैंडर्ड होता है? मुझे लगता है कि जो भी आपके पास आ रहा है मटेरियल, तो हर 5 ट्रक में से 1 का सैंपल लोकल लैब में भेज दीजिए, आपको पता चलेगा। लेकिन आज मुझे लगता है खर्चा करना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा। हाँ, 1-2-3 हजार रुपए की बात है, ज्यादा नहीं, लेकिन आप एक बिल्डिंग खड़ी करो तो उतना आप रैंडम सैंपल कर सकते हो। मतलब मैं तो ये कहूँगा सर कि अभी अगेन आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने ये इंडिविजुअल होम ओनर्स हैं, इन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मटेरियल्स का भी लैब सैंपल हमको करवाना चाहिए, और कहाँ करवाया जाता है, रियली दे डोंट नो। तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि आपके एरिया में कहाँ पे लैब है जिसमें आप अपना मटेरियल टेस्ट करवा सको। तो पहली चीज है अवेयरनेस होना चाहिए कि ऐसी चीज है। अगर मैं सप्लायर आपके पास है तो आपने बोलना चाहिए ग्रेड 1 देना, नहीं तो मैं रिजेक्ट करूंगा, तो मैं एज ए सप्लायर अलर्ट हो जाऊंगा। आपको पता ही नहीं है तो सप्लायर जो चीज है वो डाल रहा है आपकी साइट के ऊपर। तो सर अगेन इसमें एक वर्ड आया IS कोड। तो IS कोड कौन लिख रहा है, किस टाइप के लोग होते हैं वो? तो आपके और मेरे जैसे लोग रहते हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट। लेकिन ये IS कोड अभी 20 साल से है, राइट? तो तभी इतना अवेयरनेस था नहीं। अभी नया रिवीजन आएगा तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग उसमें। क्या कोई गवर्नमेंट जॉब होता है IS कोड वाले, या मैं प्रोफेशनल हूँ, मैंने कुछ रिसर्च किया, मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया, मैं उसको भेज सकता हूँ और वो ऐड हो सकता है, ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, राइट? हर प्रोडक्ट का एक प्रॉपर IS कोड होना चाहिए। और अगर मैं कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन भेजता हूं तो गवर्नमेंट तुरंत मानती भी नहीं, उसको चेक करवाती है, 10 और एक्सपर्ट से रेटिफाई करवाती है। उसके बाद 5-10 साल बाद जब नई रिवीजन आएगी तभी उसे इंक्लूड करती है। तो इट इज अ वेरी नाइस प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। किसी एक के दिमाग के ऊपर वो है नहीं। मैं कितना भी जोर से चिल्लाऊंगा बट नोबडी विल लिसन टू इट। दे विल अगेन वेरीफाइड फ्रॉम 10 अदर एक्सपर्ट्स। एक कमिटी रहेगी और फिर वो कोड बनेगा। तो सर आज IPC की धाराएं हैं
कि हेलमेट नहीं पहनोगे तो चालान कटेगा, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो चालान कटेगा। तो क्या ये जो धाराएं है ये भी कानून है? हाँ। तो वैसे ही कानून कह सकते हैं आईएएस कोड का है। बहुत अच्छा पॉइंट निकाला आपने। सो आईएएस कोड इज अ गाइडलाइन। गाइडलाइन। ओके, अगर ये कानून होता तो कभी भी मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स, मुझे कहने को खुशी होती है कि कंक्रीट जो मैंने डिजाइन किया था, वी गॉट द बेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अवार्ड इन 2001। मरीन आउटफॉल्स मेरा नहीं था, बहुत बड़ी टीम थी, हम सबने मिलकर वो काम किया था। तो उसमें 70% जीजीबीएस यूज हुआ जो आईएएस कोड में अलाउड नहीं था। बट आईएएस कोड इज अ गाइडलाइन। वो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम था और उन्होंने कहा मुझे ऐसा कंक्रीट बनाना है, क्योंकि उसमें से सीवेज डिस्पोजल होने वाला था मुंबई का, ऐसा कंक्रीट बनाना है जो कभी भी करोड़ ना हो। तो उन्होंने फॉरेन एक्सपर्ट्स लाए, तभी जीजीबीएस की नई टेक्नोलॉजी थी, ब्रिटेन से टेक्नोलॉजी, 70% जीजीबीएस और सिर्फ 30% सीमेंट। हम सोच भी नहीं सकते, आज भी बहुत लोग सोच नहीं पाएंगे। जीजीबीएस क्या है? यस, तो फ्लाई ऐश और जीजीबीएस ये दो ऐसे सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है कि आप सीमेंट के साथ यूज करोगे तो बिल्डिंग का लाइफ 3 गुना हो जाएगा। जो 40-50 साल है वो 120 ईयर्स के ऊपर चली जाएगी। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे ओपीसी में कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। आपको पता है, हम सब कहते हैं ब्रिटिशों के टाइम की बिल्डिंग देखो आज भी खड़ी है, हमारे बिल्डिंग में क्यों लीकेज हो जाता है। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम हुआ। पहले बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्पीड स्लो था, फिर हम सब ने कहा कि मुझे 5-5 साल लगते हैं ग्राउंड प्लस 5 बिल्डिंग बनाने के लिए, थोड़ा ऐसा सीमेंट दो कि तुरंत ताकत आए। तो सीमेंट कंपनी ने चेंज की, फाइनर सीमेंट बनाया, कैल्शियम का प्रमाण बढ़ाया। लेकिन ये निसर्ग का रूल है, आप स्पीड के लिए जाते हो तो साइड इफेक्ट आता है। आप ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन खाओगे तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे तो जमीन खराब होगी। और आप ओपीसी 53 तक गए, 33 से लेके, तो 53 की वजह से कुछ साइड इफेक्ट आने लगा जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको अगर देखना है आपकी नजर से, आप कोई भी फ्रेश प्लास्टर जाके देखिए, सफेद धब्बे नजर आएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप कोई भी बीम का साइड देखिए, व्हाइट लाइन नजर आएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप रिटेनिंग वॉल देखिए, अगेन व्हाइट पैचेस नजर आएंगे। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रॉब्लम ये है कि स्पीड तो मिलता है, स्ट्रेंथ जल्दी मिलती है, लेकिन ये पानी में डिसॉल्व होता है। ये एक बाय प्रोडक्ट है जो कंक्रीट के अंदर बनता है और फिर लीच आउट होके बाहर आता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन था एक सिलिका, रिएक्टिव सिलिका अगर हम कंक्रीट में पहुंचाए तो कंक्रीट की लाइफ बढ़ेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीच आउट नहीं होगा, वापस उसका सीमेंटेशियस मटेरियल में रूपांतर होगा, बहुत सारे बेनिफिट्स। लेकिन कहां मिलेगी रिएक्टिव सिलिका? फिर पता चला कि फ्लाई ऐश में है और जीजीबीएस। तो जीजीबीएस एक वेस्ट प्रोडक्ट है स्टील इंडस्ट्री का, जैसे फ्लाई ऐश है वेस्ट प्रोडक्ट कोल फायर्ड पावर स्टेशन का। तो ऐसे 2 वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन थोड़ा ठीक से चुनना पड़ता है, उसे प्रॉपर सिलेक्शन करके यूज करोगे तो यू गेट रिजल्ट्स। लेकिन ये सब आईएएस कोड में था नहीं, तो मेरा पॉइंट मैं कंप्लीट करता हूं, था नहीं, फिर भी हमने यूज किया क्योंकि आईएएस कोड इज अ गाइडलाइन, इट इज नॉट अ कानून, राइट? तो हम यूज कर पाए एंड द स्ट्रक्चर गॉट द बेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अवार्ड इन 2001। सर, ये गाइडलाइन होने के कारण बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि जो क्लाइंट इंडिविजुअल हाउस जोन है, जो इंडिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन मार्केट है, यहाँ सबसे ज्यादा मटेरियल कंज्यूम होता है, यहाँ इसे चेक करने वाला कोई नहीं है, इसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं है, इसकी रेगुलेटरी नहीं है कि आज हमारे इंडिया में बिल्डिंग का ड्राइंग तो पास करवाना कंपलसरी है, लेकिन मटेरियल, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, एमईपी ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिक मतलब हैवॉक ड्राइंग्स, ये नहीं पास करवाना, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। क्या इसको किसी तरीके से, मतलब आपको कभी ऐसा लगा कि कोई ऐसा जोन है जहाँ पे हम इसकी आवाज़ उठा सकते हैं और इसको थोड़ा स्ट्रेंथनिंग दे सकते हैं कि इंजीनियर होना जरूरी है साइट पे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होना जरूरी है साइट पे, मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड देयर लॉन्ग लाइफ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि आज कोई भी जो बिल्डर होता है, ओके, कोई भी घर बनता है खुद का, तो उस घर में क्या होता है कि एक आर्किटेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, जो शायद महीने में 1 विजिट करेगा। सर, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट तो कई बार ड्राइंग जाती भी नहीं है। जो G+1 G+2 बिल्डिंग है, जो 2 BHK 3 BHK 4 BHK बना रहे हैं, वो ठेकेदारी बना दे रहे हैं कि यहाँ पे 6 रॉड लगेगा, यहाँ पे 4 रॉड लगेगा, भैया लगा और चला। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में एक चीज मिसिंग है, वो है पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। यस, वो कोई बहुत बड़ा कंसल्टेंट लगाने की जरूरत नहीं आपको। आप जैसे आपने कहा एक इंजीनियर को रख सकते हो, आपके ही 4 पैसे बचने वाले हैं
अगर आप इंजीनियर को रखेंगे तो अच्छा मटेरियल आएगा, अच्छा यूज होगा और आपका स्ट्रक्चर का लाइफ तो लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। तो जो हम एसी यूज कर रहे हैं तो क्या अब ये कॉस्ट इफेक्टिव कितना है क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव से? यस कि एक तो हमने बात किया वो जो मिथ कि इसमें क्रैक नहीं होंगे यदि हम वो स्टेप यूज करेंगे तो, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव क्या है? महंगा है, सस्ता है, बराबर है? यस जब 10 साल पहले एएसी प्रोडक्ट आया तो थोड़ा हायर साइड पे थी कॉस्ट कंपेयर टू लाल ईट, लेकिन आज इट इज मच चीपर, बहुत सस्ता है एसी को यूज करना कंपेयर टू रेड ब्रिक। तो बहुत सारे रीजन है। पहला मैंने कहा 6-7 ईंट की जगह पे एक ब्लॉक रखना है तो उतने सारे जॉइंट्स बच गए, उतना सारा मोटर मसाला बच गया। इवन सिंपल परचेस प्राइस, लाल ईंट के सामने एसी, आज एसी सस्ता है क्योंकि लाल ईंट आपको अच्छी क्वालिटी की कहीं भी मिलेगी नहीं, जो भी है टूट फूट ज्यादा होगी। आप साइड के ऊपर जाके देखिए, जब लाल ईंट की गाड़ी खाली होते रहती है तो ऐसे टूटे हुए ईंटों का ढेर पड़ा रहता है, और एसी की गाड़ी खाली होती है तो एक एक कोना चेक किया जाता है। वही क्लाइंट से, क्यों? क्योंकि फैक्ट्री से प्रोडक्ट आ रहा है तो कस्टमर सोचता है कि ये परफेक्ट साइज शेप में आ जाए, तो आपकी टूट फूट कम होगी साइड के ऊपर। आप लाइट वेट प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप समझो 5 माले की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, अभी आपका वजन 3 गुना कम होगा। आज ब्रिक की डेंसिटी है 1500 केजी पर मीटर क्यूब और एसी की है 600-700, तो 50% तो स्ट्रेट अवे आपका लोड कम हो रहा है। मतलब आपका बीम का साइज कम होगा, कॉलम का साइज कम होगा, सलिया कम होगा, फाउंडेशन कम होगा, तो वहां से और एक सेविंग है। मतलब बाई सिर्फ डायरेक्ट भी प्रॉफिट नहीं है, बाई डायरेक्ट भी इसका मतलब अदर वे पे भी हम कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। एक थंब रूल मैं देता हूं कि पर स्क्वायर फुट 70 to 80 रुपीज बचता है। इंडिया में आप कहीं भी कंस्ट्रक्ट करो, लाल ईंट के सामने अगर आप एसी यूज करोगे तो आप एक 1000 स्क्वायर फुट का बहुत छोटा घर बना रहे हो तो भी 70-80 हजार रुपए स्ट्रेट अवे आपके बचने वाले हैं। और वो गृह प्रवेश में आप काम कर सकते हो भी उस पैसे को। सर कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? जैसे कि वो जो प्रैक्टिस है लेबर को आज कि उसको 10 mm का मोटार लगाना है, 1:4, 1:5, 1:6, 1:8 तक के रेशियो से वो सीमेंट बना रहा है और उसको फिर 7-8 दिन तक क्यूरिंग करता है। वो ब्रिक लगाने का पैटर्न ये उनको पता है, लेकिन जैसे ही क्लाइंट कहता है कि मुझे एसी ब्लॉक लगाना है तो कॉन्ट्रैक्टर उसके लेबर ट्रेन नहीं है। यस क्या कोई प्रोसेस है या वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सीख सकता है एक्चुअल में मेरे लेबर को कैसे एसी एक्सपर्ट बनाऊं? यस जैसे मैंने शुरू में कहा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैंने आपको ऑर्डर दी कि ब्लॉक सप्लाई करो, तो मैं आपको कहूंगा कि पहला सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साइट के ऊपर कंडक्ट करना पड़ेगा, मेरे मिस्त्री के लिए, मेरे मेसन के लिए। भले 4 ही मेसन क्यों ना काम करते हो, लेकिन आपके बंदे को आना पड़ेगा। और हर कोई सप्लायर आज ये करने को तैयार है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने आपके मेसन को ट्रेन किया, काम अच्छे से हुआ, तो कल कंप्लेंट नहीं आएगी और फिर मेरा पैसा नहीं अटकेगा आपके पास, राइट? तो ये हर कोई करने के लिए तैयार है, लेकिन एज अ यूजर हमें थोड़ा जागरूक रहना चाहिए और हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट एक ट्रेनिंग सेशन आपको साइट के ऊपर करना है। और 2-3 घंटे का काम है, मिस्त्री लोग ट्रेन हो जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी आपको पता है बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं कि कैसे काम करना चाहिए। तो क्या है उसका ट्रेनिंग मॉडल? क्या क्या सिखाना होता है उस समय या क्या ध्यान देना होता है? आज एसी में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं एकदम शॉर्ट में कहूंगा आपसे। तो पहली चीज एक स्टार्टर बीम का होना जरूरी है। आप डायरेक्ट फ्लोर से शुरुआत नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारी जो आरसीसी स्लैब है वो उबड़ खाबड़ रहती है, और एसी का जैसे आपने शुरू में कहा काम सिर्फ 3 मिलीमीटर जॉइंट में होता है। लाल ईंट में जॉइंट कितना होता है? 10 mm, 15 mm, कहीं तो मैंने 1 इंच भी जॉइंट देखा है। ओके, तो हम एसी का काम रेती सीमेंट के साथ, बालू के साथ नहीं करने वाले। तो जो आपका सप्लायर रहेगा ब्लॉक का, वही आपको रेडी मिक्स मोर्टर सप्लाई करेगा, जिसमें ऑलरेडी सीमेंट है, सैंड है, आपको सिर्फ पानी डालना है और लगाना है। उसका बेनिफिट है कि सिर्फ 3 mm में काम होता है, तो 10 की जगह पर 3 mm, तो अगेन कॉस्ट सेविंग हो गया। काम दिखने में बहुत साफ सुथरा लगता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी स्लैब ऊपर नीचे है तो एडजस्ट करने के लिए जगह नहीं है फिर आपके पास। 10 mm के जॉइंट में आप वो सब एडजस्ट कर सकते हो। मिस्टेक आरसीसी की मिस्टेक एसी में एडजस्ट नहीं होती। तो एक स्टार्टर बीम करवा लो, लाइन लेवल में घुमाओ, तो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, जैसे मैंने कहा, थिकनेस 3 mm तक ही रखो, ज्यादा बढ़ाओ मत। चौथा पॉइंट है, ये रेडीमिक्स मोटर है, इसको क्यूरिंग की जरूरत नहीं है, तो काम होने के बाद क्यूरिंग मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्रैक फ्री कंस्ट्रक्शन चाहिए तो जब आपकी दीवार ऊपर के बीम तक चली जाए तो वो जॉइंट को प्रॉपरली भरना एग्रीगेट के साथ।
थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वीडियो भी है मेरा, आप देख सकते हो। इतना ही ध्यान रखो सारे व्यूअर्स कि जो टॉप का जॉइंट है अच्छे से भरना, कुछ अलग करने का जरूरत नहीं, कोई अलग मटेरियल की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे मिस्त्री भाई को सिखाना है कि वो जॉइंट कैसे भरना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सर का एक पॉडकास्ट है जो कि द कोड एक यूट्यूब चैनल है, इसमें डिटेल है पूरे एसी का हर एक वर्किंग प्रोसेस उसमें बताया गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ एसी का वर्किंग कल्चर, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कैसे उसमें डोर विंडो फिट होंगे, कैसे उसमें बीम्स कनेक्ट होंगे, शायद कह सकते हो आप सिल बैंड लिंटल बीम कैसे कनेक्ट होंगे, सारा डिटेल उस वीडियो पे है, आप जाके देख सकते हो। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में जानना चाहेंगे इस कॉमन मिस्टेक के बाद कि फ्यूचर ट्रेंड्स, लोग एजुकेट होंगे, लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या अभी सप्लाई और डिमांड का गैप है या फुलफिल्ड है, या फ्यूचर में कैसा होने वाला है? आज अगर ये एएसी बिजनेस की मैं बात करूं, अलग अलग सिटीज में आप देखोगे इंडिया के अलग अलग जोन में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पैटर्न है। थोड़ा कुछ जगह ऐसी है जहां पर काफी डिमांड अच्छी है, ग्रोथ होने वाली है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर आप प्लांट लगाओगे तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे प्रोजेक्शन अगले 5 साल में हम डबल से ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, तो बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट पहुंचने वाला है। तो आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च करना चाहिए प्रॉपरली, और वो मार्केट रिसर्च करके फिर अगला कदम उठाना चाहिए। अब जो जिसके लिए आप आज काम कर रहे हैं सर, वो है आपकी जो कंसल्टेंसी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिन तक मैं जो प्रॉमिस किए हैं आपसे कि आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं एसी से। तो हर एक सवाल मैं चाहूँगा कि हम वो जो इंजीनियर या कोई भी एंटरप्रेन्योर एसी का इंडस्ट्री चालू करना चाहता है, तो सबसे पहला क्या स्टेप्स हैं इस इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेरे हृदय के बहुत करीब है ये पॉइंट। मैं चाहता हूं कि हर मेरा इंजीनियर भाई एक एंटरप्रेन्योर बने, 100% बने। लेकिन आप कब बन पाओगे? जब आप वापस उसी पॉइंट पर आता हो, आप थोड़े मास्टर होगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो जब आप उसमें थोड़ा समय गुजारोगे, 15-20 साल एक सब्जेक्ट में, फिर ऑटोमेटिक आप एज अ कंसल्टेंट खुद शुरू कर सकते हो। उसमें ऐसे कोई जरूरी नहीं कि एएसी का बनना है या क्वांटिटी सर्वेयर बनना है या स्ट्रक्चरल के लिए बनना है। आज एक ट्रेंड है कॉर्पोरेट्स की कि वो हर प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं, ओके, एज अ थर्ड पार्टी चेन। तो एक बहुत बड़ा फील्ड ओपन हो गया है फॉर सोलो कंसल्टेंट्स। सर आपने कहा कि रिसर्च करना चाहिए इस इंडस्ट्री को चालू करने से पहले, तो कौन कौन सा जोन है जहां हमको हमारा रिसर्च रखना चाहिए और कैसे वो किया जाता है? एक फॉर्मूला है, वहां से आप शुरुआत करो कि आपका जो मार्केट साइज है मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये मेरे किताब में मैंने दिया है फिगर, 0.2 क्यूबिक मीटर पर हेड। इतना कंजम्पशन है कोई भी मेसनरी प्रोडक्ट का, फिर वो लाल ईंट रहे या एएसी रहे। तो आप चेक करो कि आपका मार्केट साइज कितना बड़ा है, कितना क्यूबिक मीटर आप बेच पाओगे, वहां से शुरुआत करो। फिर आप देखो कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, और फिर वहां से आप आओ कि कितना बैलेंस रिक्वायरमेंट है, फिर आपका प्लांट साइज क्या होगा, और फिर आप आगे बढ़ना कि मुझे छोटा प्लांट, मीडियम प्लांट या बड़ा प्लांट लगाना है। तो सर आपके एक रिसर्च में मैंने जो आपके एक पोस्ट था कि चाइना में 100 मिलियन, यूरोप में 30 मिलियन, और थर्ड स्टेज में इंडिया है जहां आज 25 मिलियन एसी ब्लॉक यूज हो रहे हैं, जो कि चाइना जो 100 मिलियन है वो उसका 60% मार्केट कवर कर रहा है। yes. और यूरोप के मार्केट में एसी ब्लॉक 40% कवर होता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 10% है। yes. तो 10% में बहुत बड़ा हमारे पास जोन है। यदि हम 60% भी चाइना के जैसे हो जाते हैं yes. तो भी 150 मिलियन हो सकते हैं। yes. तो मतलब हम उतने ही मार्केट में बड़ा कवर कर सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कितने सालों तक ये ग्रो कर सकता है और कैसे? जैसे आज हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी इस साल इट इज प्रोजेक्टेड कि हम यूरोप को ओवरटेक कर जाएंगे और हम 30 करोड़ के ऊपर जाएंगे। ओके, सो दिस इज अ क्यूबिक मीटर वी आर टॉकिंग अबाउट, 30 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर प्रोडक्शन। और जैसे मैंने थोड़े समय पहले कहा कि 5 साल में डबल होने वाला है, तो 10% का 20% हमारा पेनिट्रेशन होने वाला है अगले 5 साल में। और अगले आप 50 साल देखोगे तो देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ, और शायद हम यूरोप के करीब पहुंच जाए 40-50%।
बाकी के 40-50% बाकी के प्रोडक्ट्स भी रहे मार्केट में शायद, लेकिन वो जो गैप है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है और हमारे इतने बड़े देश के लिए 40% भी कहते हैं तो वो फिगर बहुत बड़ी हो जाती है। तो इट इज अ बिग स्कोप फॉर डेवलपमेंट। जो हमारा गोल है जीरो कार्बन इमिशन, तो क्या ये सस्टेनेबल मटेरियल की ओर है एसी? डेफिनेटली आज जब हम एसी को यूज करते हैं तो जो कार्बन है, CO2 एमिशन पर क्यूबिक मीटर लाल ईंट के सामने निकाला जाता है। तो आज लाल ईंट की वो वैल्यू है 560 किलो कार्बन एमिट होता है जब 1 क्यूबिक मीटर लाल ईंट बनती है, और एसी की वो फिगर है 160। तो हम लोग बहुत नीचे हैं। इट्स अ वेरी क्लीन टेक्नोलॉजी, लेकिन आज यूरोप के सामने उन्होंने नया चैलेंज रखा है। 2030 तक जितने भी एसी प्लांट है यूरोप में, उनको नेट जीरो मतलब जीरो कार्बन एमिट होना चाहिए। इतना बड़ा चैलेंज। तो ये एक इंडस्ट्री होने की वजह से लोग रिसर्च करते हैं और बेटर टेक्नोलॉजी आते रहती है। तो क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है सर इसमें? ये बहुत क्वेश्चन मतलब बड़ा बॉम्ब है, मैं कुछ भी जवाब दूंगा तो, लेकिन इंडिया में आज जो रेंज है मैं बताता हूँ। इसको थोड़ा सा टियर 2 सिटी में यदि कोई एक एंटरप्रेन्योर चालू करना चाहता है तो उसको किस तरीके से फंड की जरूरत पड़ सकती है? एकदम छोटा से छोटा प्रोजेक्ट फिर भी 5 करोड़ उसमें लगता है, एकदम स्मॉल प्लांट। और एक अच्छा प्लांट का कैपेसिटी आपको 25 to 30 करोड़ स्पेंड करना पड़ता है। और जो बड़े प्लांट है, जैसे आपको जर्मन प्लांट लगाना है तो वो 100 करोड़ रुपीस तक अमाउंट जा सकती है, जो बहुत कम प्लांट है इंडिया में 100 करोड़ के। लेकिन 30 करोड़ से 50 करोड़ की रेंज में बहुत सारे प्लांट है। आप ज्यादा छोटा प्लांट लगाओगे तो चलाने के लिए इश्यूज है, आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे प्राइस में। तो मैं थोड़ा ऐसी सलाह देता हूं कि केयरफुली आप अगर छोटा प्लांट लगाना है तो बी केयरफुल, जल्दबाजी मत कीजिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ मीडियम साइज प्लांट। तो उससे तो बहुत पैसा लगेगा। आपने जब चालू किया एसी प्लांट, आपने स्टार्ट किया से 10 साल पहले, और आप सक्सेसफुली एग्जिट ले चुके हैं अपने स्टार्टअप से, तो वो उस जर्नी पे जो आपका सिलेक्शन था नासिक सिटी को सिलेक्ट करना, ये कैसे रहा? मतलब एक एंटरप्रेन्योर कैसे फाइंड आउट करे कि विच इज द बेस्ट सिटी फॉर मी? 2010 की बात है, गल्फ में बहुत साल मैंने काम किया, फिर वापस आया और तभी मुझे कंसल्टिंग इंक्वायरीज आने लगी एएसी प्लांट की। 2010 एकदम हॉट सब्जेक्ट था, जैसे आज भी एएसी। और फिर दिमाग में आने लगा कि मैं भी क्यों ना वो प्लांट शुरू करूं, ऐसा एक वो थॉट आ गया दिमाग में। फिर मैं और मेरा पार्टनर मिस्टर सजी, तो हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे, जो मैंने जॉर्ज डर का बताया आपको। तो ही वॉज फाइनेंस डायरेक्टर, आई वॉज टेक्निकल डायरेक्टर। तो हम दोनों ने सोचा कि ये प्लांट हम शुरू करें। तो हम पैसे के पीछे लगे। इनिशियल अमाउंट थी 30 करोड़ रुपीस, क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे कि अच्छा प्लांट लगा। आप सोचो किसने जॉब छोड़ा है या कंसल्टिंग कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं 30 करोड़ लोन लेके करूं प्लांट को, तो बहुत बड़ा रिस्क था। मैं सोचता हूँ ये मैंने 13-14 साल पहले रिस्क लिया, आज शायद लूंगा नहीं इस उम्र में, तो लेकिन तभी रिस्क लिया। वो ग्रेस ऑफ द गॉड बहुत अच्छा प्लांट बना, बहुत पूरे दुनिया के कॉम्पिटिटर्स ने भी सराहा, और फिर वहां से शुरुआत हुई। तो जब एसी प्लांट आप लगाते हो तो ये देखते हो कि मैं रॉ मटेरियल के नजदीक हूँ। जैसे नासिक में फ्लाई ऐश है, इसलिए हमने नासिक का सिलेक्शन किया। कौन कौन से रॉ मटेरियल लग रहे हैं इस एसी ब्लॉक में? जो बाकी के रॉ मटेरियल है आप कहीं से भी ला सकते हो। सीमेंट लगता है, अब इंडिया में कहीं से भी हो तो बाहर से लाने वाले हो। लाइम पाउडर जो सिर्फ जोधपुर में बनती है राजस्थान में, आप चेन्नई में भी प्लांट डालोगे तो कहां से लानी है? जोधपुर से लानी है। तो चेन्नई के आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे उनके लिए सेम कॉस्ट रहेगी, डजंट मैटर। बाकी की छोटी छोटी चीजें, एल्यूमिनियम पाउडर है जो भी दूर से लानी पड़ती है। एक ही चीज बचती है जो है फ्लाई ऐश, जो 65% है एसी में, बाकी की सारी चीजें 35%। तो आपको बहुत सोचना है कि मैं मेरे फ्लाई ऐश सोर्स से ज्यादा दूर तो नहीं जा रहा हूं, और फिर वो सोच के तो मार्केट और फ्लाई ऐश सोर्स दोनों के नजदीक रहना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हमने बात किया सर, इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड है ये कितना बड़ा होना चाहिए? हम छोटा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, तो लैंड कितना बड़ा होना चाहिए? सो आपके पास मिनिमम 7 एकर्स होना चाहिए, बिटवीन 7 to 10 एकर्स। मैं एक मीडियम साइज प्लांट की बात कर रहा हूँ। और जो आपने लगाया था वो हमारी 15.5 एकड़ लैंड थी। 15.5 एकड़ की लैंड। वो प्लांट की साइज भी काफी बड़ी थी। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट्स इन इंडिया एट दैट टाइम। तो क्या प्रोडक्शन होता होगा पर मंथ? 1000 क्यूबिक मीटर पर डे था। तो हम ये पर डे करते हैं। तो जब मैं कहता हूँ 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, आज मैं बात कर रहा हूँ, तो इट इज 700 क्यूबिक मीटर पर डे। हमारा उससे थोड़ा बड़ा था, 1000 क्यूबिक मीटर पर डे। कौन कौन सी मशीन लगती है? मतलब हम जानना चाहेंगे क्या प्रोसेस होता है ये। तो इसमें 2 टाइप के सप्लायर है। एक आता है इम्पोर्टेड मशीनरी जो थोड़ी हाई क्वालिटी है,
आज इंडियन भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं मशीनरी में। जब हम एएसी की बात करते हैं प्लांट की, तो मेजर सप्लाई एक ही पार्टी देने वाली है आपको। फिर आपका मिक्सर से लेके, क्रेन से लेके, कटिंग मशीन से लेके, ऑटोक्लेव से लेके आपका सेग्रीगेशन एरिया तक सिंगल सप्लायर होने वाला है। आप जो मेरे को वो ब्राउजर दिखा रहे थे, क्या उसके बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं? डेफिनेटली जब मैंने देखा कि प्लांट लगाने की मैं कंसल्टिंग दूंगा, उसके बाद पता चला कि उससे भी बड़ी चीज है, डिफिकल्ट चीज है लगाए हुए प्लांट को चलाना। और मैं जोकिंगली कहता हूं, आई लॉस्ट ऑल माय हेयर इन लास्ट 10 years ऑपरेटिंग दैट प्लांट। तो हमने भी बहुत सारी गलतियां की वो प्लांट चलाते, और फिर सोचा कि ये नॉलेज कैसे मैं एग्जिस्टिंग प्लांट ओनर्स तक लेके जाऊं। फिर हमने सिस्टम बनाई, एसी प्रोडक्शन सिस्टम, APS, एसी प्रोडक्शन सिस्टम। यस सर। तो इट इज बेस्ड ऑन टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो पूरी दुनिया में सराही जाती है फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। और जब मैं वो बुक पढ़ रहा था, सभी लोग पढ़ सकते हैं, द टोयोटा वे, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत इन डेप्थ है वो। तो उसमें से बहुत सारी चीज हमने ली, जैसे कानबान है कि आपको कैसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, काइजन कैसे करनी है शॉप फ्लोर के ऊपर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने इंप्लीमेंट की मेरी एसी प्रोडक्शन सिस्टम में। तो थ्रू दिस सिस्टम हम हर प्लांट के, जो हमारे अंडर कंसल्टिंग में 75 पॉइंट्स चेक करते हैं एवरी डे थ्रू आवर टीम। यस, और ये चाहते हैं कि आज कोई भी आता है ऑपरेटर बन जाता है, पता नहीं है, क्योंकि नया इंडस्ट्री है ये बहुत। तो प्लांट में 100 से ज्यादा लोग लगते हैं आपको एक एसी प्लांट में। तो ये सारे नए लोग आते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस पता नहीं है, पैरामीटर्स, रॉ मटेरियल सिलेक्शन, और ये मैन पावर का जो माइंडसेट उसे चेंज करना, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो कोई भी हमें कहता है ओनर के मेरे प्लांट को आपकी कंसल्टिंग, तो सबके दिमाग में ऐसे रहता है कि कोई जादू की हम छड़ी लेके आएंगे और एक दिन में उनका रिजेक्शन खत्म करेंगे। कोई तो उनकी रेसिपी में चमत्कार करेंगे, लेकिन इट इज नॉट अबाउट दैट। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास एक कार है, समझो उसका स्टीयरिंग व्हील ठीक से नहीं चल रहा, उसके टायर से हवा जा रही है, ओके, उसके शॉक एब्जॉर्बर्स ठीक नहीं, उसका ड्राइवर केयरलेस है। तो ऐसी गाड़ी में आप बेस्ट पेट्रोल डालोगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो पहले कार को ठीक करना है, ड्राइवर का माइंडसेट करेक्ट करना है, फिर वो रेसिपी, फिर वो बेस्ट सीमेंट आप डाल सकते हो। तो ये अप्रोच रहता है हमारा, और हम कोशिश करते हैं कि ये नॉलेज सारे प्लांट्स तक पहुंचे। तो इसमें टीम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तो नया इंडस्ट्री अपने यहाँ, तो इसका कोई एजुकेशन हब है जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ ये सिखाया जा रहा हो, यदि किसी को सीखना हो हमारे इंजीनियर्स को, तो वहाँ कहीं ज्वाइन कर सकता है, ऐसा कोई इच्छा है? अभी हम एक कोर्स बना रहे हैं उसके लिए, और हमने एक सेपरेट कंपनी भी बनाई है, AAC इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो हम चाहते हैं इसके अंडर अच्छे से ट्रेनिंग दे ऑपरेटर्स को। जो फ्रेश इंजीनियर आ रहा है आज, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, तो उसे ट्रेनिंग दे ताकि वो एक AAC प्लांट में डायरेक्टली एज अ सुपरवाइजर अच्छे पोजीशन पे जॉब पर जा सकता है। ये अभी हमने सोचा है, और शायद दिवाली तक हमारा कोर्स लॉन्च हो जाएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस हमने बात किया कि मटेरियल कलेक्शन से मटेरियल सप्लाई तक, एसी ब्रिक सप्लाई तक, इस पूरे स्टेज में ऐसा कौन सा की स्टेज है जो अच्छी अर्निंग वाला जॉब पोस्ट है, कि जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़्यादा होगा लेकिन वो सैलरी अच्छी मिलेगी? क्या कोई ऐसा कोई कोर जोन होता है जिसमें इंजीनियर्स उस जॉब पोस्ट के लिए तैयारी करें तो जल्दी वो अच्छा वेल्थ और अच्छा है? मैं वापस उसी पॉइंट के ऊपर आऊंगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, आज आप एक कंपनी में लगोगे QC इंजीनियर, को आपको एसी ब्लॉक भी टेस्ट करना है, और जैसे मैंने कहा इजी नहीं है एसी ब्लॉक को टेस्ट करना। तो वो एक आप उसके ऊपर फोकस रख सकते हो, आपका नॉलेज बढ़ा सकते हो। फिर वो कंक्रीट का नॉलेज हो, एसी का नॉलेज हो, रेनफोर्समेंट का नॉलेज हो, एडमिक्सचर का हो। एसी प्लांट की जब बात करते हैं तब डेफिनेटली थोड़ा मैकेनिकल इंडस्ट्री है, तो जो मैकेनिकल स्टूडेंट है इंजीनियरिंग के, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो थोड़ा ट्रेनिंग लेंगे उसमें। तो अगर मैं सेल्स की बात करूं तो आज इतने सारे एसी प्लांट आ रहे हैं, अबाउट 500 एसी प्लांट्स इन इंडिया टुडे। हर एक को जरूरत है एक टेक्निकल बंदा जो जाके सेल्स में बात करे, मिशन का ट्रेनिंग दे, मैन पावर को समझाए जो कस्टमर के पास है। तो वो भी एक बड़ा फील्ड है। एक मैंने आपको पोस्ट पढ़ा था सर, 3 कॉमन मिस्टेक जो नहीं करना चाहिए एक एसी ब्लॉक, एसी जो मैन्युफैक्चरर है उनको, वो क्या 3 कॉमन मिस्टेक है? यस, तो जैसे एसी का प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत सारे खड्डों से भरा हुआ है। आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी, आप फिसल गए, ओके। तो आपको थोड़ा केयरफुल बहुत जगह पर रहना है। लेकिन मेन चीज, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में,
द डेविल लाइज इन द डिटेल। जो डिटेल है उसमें लोग ध्यान नहीं देते, थोड़ा ऊपर ऊपर काम करते, तो थोड़ा डेप्थ में जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को प्रॉपर इम्प्रूवमेंट अपने प्लांट में लानी है स्ट्रेट अवे, तो मैं कहूंगा कि ज्यादा सीमेंट सेविंग के पीछे मत भागिए। लोग चाहते हैं कि मैं कम से कम सीमेंट में बेस्ट ब्लॉक बनाऊं, कौन नहीं चाहेगा प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना, लेकिन उससे अगर आपके प्लांट में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आपका रिजेक्शन बढ़ जाता है। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपका ऑटोक्लेविंग प्रोसेस के ऊपर ध्यान रखो। जहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं, हम खबर सुनते हैं कुछ लोगों की ब्लास्ट हो जाता है, डेथ भी होती है ऐसे केस में स्टाफ की, वर्कर की, तो थोड़ा वो प्रोसेस के ऊपर वो ध्यान रखें ऑटोक्लेविंग के। और तीसरी चीज है जो ग्रीन स्टेज में हैंडलिंग है वो बहुत केयरफुल होना चाहिए। ये मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूं, मुझे पता है, मैं डीप में बात करने जाऊंगा तो अपना ऑडियंस शायद सो जाएगा अभी। ओके, पहला स्टेज ऑफ लर्निंग कि ये इंस्पायर हो सके कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए। यस। तो सर इस एसी ब्लॉक में आपको हर चीज दिया है, आपको एक फेम दिया है, तो हमारे इंजीनियर्स के लिए मैं चाहूंगा कि आप जो आप कोर्स बोल रहे हैं वो जल्दी बनाएं। और क्योंकि सर ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान लेने से बढ़ता है। तो क्योंकि कहीं कुछ अवेलेबल नहीं है। तो अभी तक मैंने देखा था आपके प्रोफाइल में शायद एक कोई इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन में एसी का कुछ एजुकेशन दे रहा है। यस, तो ये जो एसी वर्ल्ड वाइड करके है, एसी वर्ल्ड वाइड क्या है सर? ये जर्मन बेस्ड है इंस्टीट्यूट, इसके मैगजीन है एसी वर्ल्ड वाइड के जो मंथली आते हैं, और ये ऐसे इवेंट्स हर 2 साल में अरेंज करती है, ट्रेनिंग इवेंट। लेकिन वो उस लेवल पे कि आपको ऑलरेडी आप एक्सपर्ट हो और आपको रियल डीप में जाना है, उसके लिए वो इवेंट है जो हम इस्तांबुल में गए थे। हर 4 साल में एक कॉन्फ्रेंस होती है एएसी की, जहां पर सैकड़ों लोग आते हैं, वहां पर हम लोग कोई भी आके अटेंड कर सकता है। सो देयर आर दीज 2 इवेंट्स, वन इज ट्रेनिंग एंड वन इज कॉन्फ्रेंस। तो इनिशियली से यही है कि जो कंक्रीट के बारे में जान लें और इस कंक्रीट की टेक्नोलॉजी में जहाँ इस जो जॉब पोस्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, वहाँ जाके जॉब करे तो इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा वो अंदर जाता जाएगा। क्या कोई और रोड मैप है इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस बनने के लिए? मैं ये भी चाहता हूं कि जो हमारे जैसे हमारी बात हो रही थी कि कोई एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है एक सिविल इंजीनियर, तो ये भी एक नया फील्ड है कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट लो और उसकी आप डीलरशिप ले सकते हो। ओके, तो जैसे एएसी है कंपनी, बहुत कम कंपनी जो डायरेक्ट सेल करती है कस्टमर को। वी ऑलवेज वांट अ डिस्ट्रीब्यूटर, अ डीलर इन बिटवीन। तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हो तो आप प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे सामने बिल्डर को, और डेफिनेटली आप वो ऑर्डर्स भी ला सकते हो। तो ये डीलरशिप अलग अलग लेवल पर होती है। आपके पास पैसा नहीं, कोई इशू नहीं, आप डायरेक्टली ऑर्डर लेके आओ कंपनी के पास और आपको ओवरराइडिंग जो भी कमीशन है वो मिल जाएगा विदाउट इन्वेस्टिंग मनी। मतलब प्लांट खोलने की जरूरत नहीं है, आप डीलरशिप खोलिए, प्लांट से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि प्लांट खोलने के बाद ही बेचना तो पड़ेगा, तो आप पहले ही बेचना चालू कर दिए, वहां से आप धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना लंबा समय दिया हमें, और उम्मीद करते हैं हमारे इंजीनियर्स को वैल्यूएबल नॉलेज मिला होगा। जो भी कमेंट है नीचे जरूर पूछो, हम अगली बार फिर से सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक कमेंट के साथ आके इसको सॉल्व करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो भाइयों, कैसा रहा आज का पॉडकास्ट? उम्मीद है बहुत सारी चीज सीखे होंगे, और क्या जानना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दिया है, ताकि फॉलो करो और डिटेल जानकारी चाहिए आपको इंडस्ट्री रिलेवेंट टॉपिक्स की। मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जोर शोर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।